तो बच्चों आज फिर हम आ गए, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछली कक्षा में? मधुर भाषण। मधुर भाषण, मधुर भाषण किसने लिखा है? मधुर भाषण गुलाब राय। वेरी गुड, गुलाब राय। तो मैं कितनी याद है तुम्हें, उसके बारे में थोड़ा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। भाषा पर किसका विशेष अधिकार है? मनुष्य। वेरी गुड। किसके कारण मनुष्य आज इतनी उन्नति कर सका है? किसके कारण? भाषा के कारण। भाषा के कारण। वेरी गुड। अच्छा, कौन जहां के तहां बने हुए हैं हजारों साल तक, जहां के तहां बने हुए हैं? पशु। वेरी गुड। और आज पंचमहाभूतों पर किसने अधिकार कर लिया है? मनुष्य। क्या क्या है पंचमहाभूत? पंचमहाभूत क्या क्या है बोलो? बोलो। हाँ बोलो। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। वाह, वेरी गुड। याद है तो तुम्हें। तो इतना दूर तक हम लोग पढ़े थे और फिर पढ़े थे भाषा के द्वारा हमारी क्या रक्षा होती है? ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। और भाषा के द्वारा हमारी सामाजिकता कायम है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक कटु शब्द दोनों में दुश्मनी पैदा कर देता है। ये हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न होता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखो क्या। अब प्रश्न यह होता है, देखो किताब। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल का खो देते हैं, कागा का शोले, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनों करी ले। यही बात है। अर्थात इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इतना दूर तक पढ़ने के बाद। तो देखो प्रश्न ये होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? अर्थात मधुर माने क्या? मीठा। तो मीठी बोली हम किसे कहते हैं? लेखक ने ये कहा है, गुलाब राय जी ने कहा है कि साधारण तो जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जो चीज मन के अनुकूल होती है, हमारे मन के अनुकूल, हम जिसे चाहते हैं हमारे मन के अनुकूल होती है, तो उससे क्या होता है? हमारा चित्त क्या हो जाता है? दयाशील हो जाता है, पिघल जाता है। यहाँ पर द्रवित हो जाना है ना, द्रवित हो जाना यानी कि पिघल जाना है ना, इसमें दिया है ना, चित्त द्रवित होता है। द्रवित, द्रवित होना, द्रवित मतलब पिघल जाना। द्रवित का मतलब क्या है? पिघल जाना, पिघल जाना। तो द्रवित हो जाना है कि नहीं? चित्त द्रवित हो जाना, हृदय क्या हो जाता है? पिघल जाता है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद है उसे माधुर्य कहते हैं। अर्थात इसे कहा जाता है जिससे चित्त द्रवित होता है, मन जिसे पिघल जाता है, दयाशील हो जाता है, वो माधुर्य है, मधुर कहलाती है ना। मीठेपन का आभास होता है। और माधुर्य भाषा का एक गुण है। जो मधुरता है, जो मिठास है, वो क्या है? भाषा का एक गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद, जो दूसरों के चित्त को क्या कर देता है? पिघला देता है, दयाशील कर देता है, जो उसे सुनने के बाद क्या हो जाता है? और आकर्षित हो जाते हैं, ध्यानस्थ तटस्थ हो जाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, वही माधुर्य है ना। तो वचनों का माधुर्य है, वचनों का बोलने में जो मधुरता है वो क्या करता है? हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। हाँ, हृदय का कपाट, दिल का कपाट, कपाट क्या हो जाता है? कपाट खुल जाता है ना। उसको खोलने की चाबी है क्या? किसी के दिल के दरवाजे को खोलने की चाबी क्या है? वचनों का माधुर्य, मीठी बोली। मीठी बोली के बारे में तो बहुत सारी कथा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने मीठे वचन के बारे में कहा है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चौ, आपने पढ़ा। कबीरदास जी ने भी कहा है, मीठी वाणी, मीठी बोली बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे।
आप शीतल हो। तो बहुत सारी कथाएं हैं। तो जो भी हो, वचनों का माधुर्य, कहने का जो मिठास, जो भाव है, जो मीठी भाव है, वो दूसरों को क्या करता है, पिघला देता है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। इसीलिए लेखक ने कहा वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि वचनों का आकर्षण, हम जिसके साथ बातचीत करें, हम ऐसे बातचीत करें वो आकर्षित हो जाए, हमारी बातों को सुनकर आप खींचे चले आए, है कि नहीं। तो वचनों का जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, न्यूटन के तत्वाकर्षण। आपने विज्ञान में पढ़ा, माध्याकर्षण शक्ति पढ़ी जो कि नहीं पढ़ी जो ना, माध्याकर्षण शक्ति वो क्या होता है। आप देखो न्यूटन ने क्या आविष्कार किया, फल एप्पल आके गिरा, तो न्यूटन ने सोचा कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, कौन खींच रहा है उसे, पृथ्वी का इतना ताकत, पृथ्वी की इतनी ताकत है, इतने बल है, वो खींच लेती है कि नहीं। इसलिए हम जब चलते हैं, देखो हम नीचे चलते हैं, हम ऐसे तैरते हैं क्या, नहीं ना, तैरते नहीं ना। अच्छा, हम जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, चढ़ने के समय हमें कष्ट लगता है, जब हम उतरते हैं कष्ट लगता है क्या, नहीं ना, आसान हो जाता है, क्यों, खींच रहा है ना। ये जो बल है, पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते समय क्या होता है, कष्ट लगता है, लेकिन जब उतरते हैं कष्ट नहीं लगता, नहीं लगता ना, आसानी से वो खींच लेता है ना। तो यही है माध्याकर्षण शक्ति, समझ गए, आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार ये कहा कि लेखक ने ये कहा कि वचनों का जो आकर्षण है, हम जब भी बातें करें किसी के साथ, दूसरों के साथ वार्तालाप करें, तो उसका आकर्षण ऐसा होना चाहिए, इतनी मिठास होना चाहिए कि दूसरे खींचे चले आए, है ना। नहीं तो उसे हम क्या कहते हैं, वो न्यूटन के माध्याकर्षण शक्ति से भी, तत्वाकर्षण शक्ति से भी क्या है, बढ़कर है। और चुंबक जिस प्रकार खींच लेता है वस्तु, उससे भी बढ़कर है। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, देखो, कोयल काको देत है ना, कागा कासो ले, कोयल किसी को कुछ नहीं देती है कोयल, और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन तुलसी मीठे वचन ते जग अपन करी ले। लेकिन कोयल क्या करती है, अपनी मीठी बोली से, मधुर वचन से, मधुर बोली से, है ना, कोयल मीठी बोली से क्या करती है, दूसरों के मन को लुभा लेती है। लेकिन कौवा अपने कर्कश स्वर से दूसरों को भगा लेती, दूसरे उससे भागते रहते हैं, कोई पसंद नहीं करता कौवा की आवाज, है ना। तो कोयल के जो गुण है, उन गुणों के कारण वह क्या है, मशहूर है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, मीठे वचन से जग अपनी कर ले। अब मीठे वचन से सारे संसार को अपना बना सकते हैं। इसलिए हमें मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए, है कि नहीं। मधुर भाषण हम पढ़ रहे हैं, सोचो मधुर भाषण क्यों नाम है। हर पॉइंट में आप देखिए, एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। लेखक ने कहा एक बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं, जो कान को कड़वा लगता है, सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है एक बात, लेकिन और एक बात से क्या हो जाता है कि हम उसी बात को क्या कर सकते हैं, मधुर भी बना सकते हैं। मान लो कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई आकर के यहाँ पर कहा कि आप में से कोई आकर के, सर जी मुझे बाहर जाना है, सर जी मुझे बाहर जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा आकर के बोला। और किसी ने कहा सर जी मैं थोड़ा बाहर से आ सकता हूँ, सर जी कृपया आप मुझे बाहर जाने की अनुमति दें, तो मैं बाहर जा सकता हूँ। ये दोनों विनयपूर्ण भावना और रुखी भावना, यानी कि जो कड़वी बातों से बोल रहा है, कर्कश, कौन सा अच्छा लगा आपको? पहले जो बोला सर जी मुझे जाना है, बाहर जाना है, मुझे छोड़ दीजिए, ये अच्छा लगा आपको? नहीं लगा ना, वही बात है। तो देखो कर्णकटु, एक शब्द को कर्णकटु शब्दों में कहते हैं, और एक कान को कड़वा लगता है, और एक वही शब्द हम इस प्रकार बोलते हैं जो कि मधुर लगता है। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। बाणभट्ट जब मरने वाला था, बाणभट्ट फिर कौन है? संस्कृत के एक बहुत मशहूर कवि हैं, संस्कृत के कवि हैं, संस्कृत साहित्य के, है ना, जो कादंबरी गद्य काव्य है, उनकी गद्य काव्य कादंबरी की रचना की थी उन्होंने, बाणभट्ट। तो वो जब मरने वाले थे तो उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है, उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और पूछा सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है, पेड़, सूखा पेड़ खड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे? ये प्रश्न किया दोनों लड़कों को। ये जो सूखा पेड़ खड़ा है ना,
उसे तुम किस प्रकार व्यक्त करोगे अपनी भाषा में? तो बड़े लड़के ने कहा शुष्कं काष्ठं तिष्ठति अग्रे। बड़े लड़के ने कहा, जल्दी से उत्तर दे दिया है। सामने वाला जो सूखा लड़की है, वो सूखा लकड़ी है, वो दिखाया जा रहा है ना? सूखी लकड़ी है ना, सामने में पेड़ में दिखता है। नीरस, दूसरे ने कहा नीरस तरुवर विलसति पूरत, और दूसरे ने कहा कि ये नीरस वृक्ष में ये शोभा पा रहा है ना, नीरस वृक्ष में, नीरस वृक्ष रसहीन वृक्ष है। कितने सुंदर ढंग से उन्होंने कहा है ना। तो बात एक ही थी, कहने में फर्क था। वाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। क्यों, ऐसा क्यों कहा? उसने कहा कि सूखी या क्या सूखी जो क्या है लकड़ी सामने विद्यमान है कि नहीं, दिख रहा है। और दूसरे ने कहा क्या, नीरस तरुवर विलसति पूरत, अर्थात रसहीन जो है, इसमें दिया है ना, इसमें देखो, इसमें दिया है सूखी लकड़ी है, आगे सूखी लकड़ी है ना, शुष्कं काष्ठं तिष्ठति अग्रे, नीरस तरुवर विलसति पूरत, आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। तो इन्होंने थोड़ा रंग दे के, अलंकार एक सुंदर ढंग से कहा। उनकी भाषा में मधुरता थी, छोटे लड़के की भाषा में क्या थी, मधुरता थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, छोटे लड़के को भी दिया, क्या करने के लिए, पूरी करने के लिए वाणभट्ट आधुनिक कादंबरी को। तो ये तो साहित्य के शब्द संयोजन की बात है। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर होता है। ये तो साहित्य में हम शब्द की संयोजना कैसे करें, ये ऐसी बात है। साधारण बोलचाल में बड़ा अंतर होता है। जब साधारण बोलचाल में जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन चलता है, तब हम कैसी बातें करें। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। लेखक ने कहा है कि जो भावना है हमारे मन के अंदर, उन भावनाओं को प्रभावशाली भाषा में, है ना, जब हम प्रकट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो साहित्य बन जाता है। साधारण बातचीत की भाषा को हम क्या करते हैं, प्रभावशाली शब्दों से प्रभावशाली बना देते हैं उस भाषा को, और बहुत सारे अलंकारिक शब्द उसके प्रयोग करके उसे प्रकट कर देते हैं, तो उसे व्यक्त कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, साहित्य हो जाता है। तो जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वो सच्चा साहित्यिक है। और सच्चा साहित्यिक कौन होता है, ना किसी भी गलतफहमी को, हमारे मन में जो त्रुटियां हैं, जो भ्रांत धारणाएं हैं, उसे दूर करके रूठे हुए मित्र को, जो रूठ गया है मित्र, उसे क्या करता है, मना लेता है ना, मिला देता है, वही सच्चा साहित्यिक है। तो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। कहने का मतलब यह है कि वार्तालाप की जो शिष्टता है, जब भी हम बातचीत करें किसी के साथ, तो उसमें क्या आनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, भद्रोचित होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो कुछ बोले और दूसरों के हृदय को चुभ जाए, अच्छा न लगे। कठोरपूर्ण बातें हमें नहीं कहनी चाहिए। हम ऐसी बातें करें, दूसरे हमें क्या करें, आदर करें, कदर करें हमारी बातों का, हमें प्यार करें, हम स्नेह करें, ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है, अर्थात उसके जीवन की सफलता समाज में साफ रास्ता उसे दिखाई देता है। और समाज के हर किस्म के लोग उसे क्या करते हैं, प्यार से उसे सम्मान के आसन पर क्या कर देते हैं, बिठा देते हैं। तो इतना दूर तक आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें से जो जो प्रश्न है, वो प्रश्न को मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, क्या क्या प्रश्न आ सकता है इनमें से जो पढ़े। तो लेखक ने क्या कहा, मिष्ट भाषण किसे कहते हैं ना, जो वस्तु मन के अनुकूल होती है और हमारे चित्त को क्या कर देता है, द्रवित कर देता है, पिघला देता है, वो मधुर कहलाती है। ठीक है। अच्छा, माधुर्य किसे कहते हैं, हमारे चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद है उसे क्या कहते हैं, माधुर्य, है ना। हृदय द्वार के खोलने की कुंजी क्या है, वचनों का माधुर्य हमारे हृदय के दरवाजे को क्या कर देता है, खोल देता है, दिल का दरवाजा खोल देता है। बातें अगर मीठी मीठी हो, दिल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और लोग उसे सुनने के लिए आग्रह प्रकाश करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे। वो आकर्षण कैसा होगा, न न्यूटन के माध्याकर्षण शक्ति से भी बढ़कर होगा, चुंबक के आकर्षण से भी क्या होगा, बढ़कर होगा। तो ये याद रखना है,
हमारी बातों में हमारे कहने का मतलब यह है, हम भी जब किसी के साथ किसी प्रकार की वार्तालाप करें तो उतना मिठास होना चाहिए कि लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाए और किसी की ना सुने, है ना। तात्विक होनी चाहिए बात। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी ने उसका क्या उदाहरण दिया है, कोयल और कौवा। ठीक, किसकी बात को हम सुनते हैं, कोयल की। कोयल की मधुर आवाज, पंचम स्वर से गाती है कोयल, नहीं। तो इसी प्रकार एक बात को हम करना कटु लगता है, उसी बात को हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। वेरी गुड, मधुर बना सकते हैं, है ना। ठीक, कादंबरी किसने लिखा था, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन है, संस्कृत के महान कवि हैं, है ना। कादंबरी कैसा काव्य है, एक गद्य काव्य है। और बाणभट्ट ने किसे दिया अपनी काव्य की पूरी करने के लिए, किसे सौंपा, जब बाणभट्ट मरने वाले थे तो किसे सौंपा उन्होंने, छोटे लड़के को सौंपा। क्यों, छोटे लड़के की बोली में, वचन में क्या थी, मधुरता थी, है ना, इसलिए उन्होंने दिया। तो इसी प्रकार तो साहित्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, भाव को प्रभावशाली भाषा में क्या करना, व्यक्त कर देना। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना, जो भावना है तो इफेक्टिव, जो दूसरों को आकर्षित कर देता है वो, है ना, वो साहित्य बन जाता है। मनुष्य सच्चा साहित्यिक कौन है, ना जो हमारी गलतफहमी को दूर कर देता है, भ्रांत धारणाओं को दूर कर देता है और रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। तो इतना दूर तक हमने पढ़ा। और फिर ये जो प्रश्न आए, इनके जो शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में फिर हम दूसरी कक्षा में फिर चर्चा करेंगे। इसमें से जो व्याकरणिक बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो यहाँ से कुछ व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में हम अभी चर्चा कर सकते हैं। जैसे मधुर, मधुर का विपरीत क्या होगा, क्या होगा, कटु, मधुर का कटु। ठीक, वेरी गुड। और इसमें देखो अधूरा, अधूरा का क्या होगा, पूरा। ठीक, और क्या क्या आ सकता है, सूखा, सूखा का विपरीत क्या होगा, गीला, सूखा का गीला होगा, है कि नहीं। और फिर यहाँ पर हम आते हैं नीरस, सरस, है कि नहीं। और फिर आता है, अच्छा, नीरस का समानार्थी शब्द क्या होगा, नीरस का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, नीरस का अर्थ क्या है, रसहीन, जहां पर रस नहीं है, सूख गया है ना वृक्ष, रस शून्य हो गया है, रस रहित हो गया है। साधारण का विपरीत क्या होगा, असाधारण। वेरी गुड। और इस प्रकार हमने कुछ चर्चा किया। बाकी जो रहा, आपको जो डाउट है, जो संदेह है, आप पिछली कक्षा में मुझे ये करोगे, पूछोगे, या व्हाट्सएप में आप प्रश्न करके मुझे दे दोगे। आज इतना ही, फिर इसे पढ़ करके आप अभ्यास करोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों।